नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। तो इससे पहले भी हम लोग इसका लगभग अपना लेसन पूरा हो चुका है। इसमें ये क्लास अपनी ये है, इसके बाद में एक छोटी सी क्लास और है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म पढ़ेंगे, एथेनॉइक अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे और एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। 2-3 अपनी अभिक्रियाएं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप जानते होंगे एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म। तो एथेनॉइक अम्ल जिसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, आपको पता भी होगा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, आपको होता है CH3COOH होता है। इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। एथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या है अपना? एसिटिक अम्ल। अब इसके गुणधर्म क्या आपको पता होना चाहिए कि इसके नॉर्मल गुणधर्म क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके क्या गुणधर्म है। तो इसका गुणधर्म नंबर 1 है कि एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी कि एथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम है, वो नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। और एथेनॉइक अम्ल का दूसरा नाम हो गया एसिटिक अम्ल है। उसका दूसरा गुणधर्म है अपना एसिटिक अम्ल की कितने परसेंट की मात्रा की बात करता हूँ? एथेनॉइक अम्ल की 3 से 4% मात्रा। विलयन को सिरका बोलते हैं। मान लो कि किसी विलयन के अंदर आपकी 3 से 4% यदि एथेनॉइक अम्ल उपस्थित है तो उस विलयन को सिरका बोलते हैं। ज्यादा परसेंट की बात नहीं की हमने। अब ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि सिरके में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके के अंदर अपना एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। लेकिन यहाँ उल्टा बना रखा है, पॉइंट बना रखा है। पॉइंट क्या बने हमने कि एसिटिक अम्ल की 3 से 4% विलयन को, मतलब कोई आप विलयन लेते हो उसके अंदर एसिटिक अम्ल की मात्रा है आपकी 3 से 4% है, उसे बोलते हैं आपका, उस विलयन को बोलते हैं सिरका कहा जाता है। उस विलयन को क्या कहा जाता है? सिरका। कितने परसेंट को? 3 से 4% को। कितने से? 3 से 4% को। अगला गुणधर्म नंबर 2 देख लिया हमने। पहला हो गया एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। दूसरा हो गया एसिटिक अम्ल की 3 से 4% है, विलयन को सिरका कहा जाता है। पॉइंट नंबर अपना 3 है, देखो आप। तीसरा पॉइंट है कि जो सिरका होता है, सिरके को अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आपको पता है कि अचार तेलीय और वसा युक्त, तेलीय बात करते हैं, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होता है। तेल के द्वारा उस पर यदि जब उसका उपचयन हो जाता है तो खराब हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको परिरक्षक के रूप में कुछ ऑक्सीकारकों का उपयोग किया जाता है। तो उसके अंदर अपना एक सिरका भी होता है, जिसको हम लोग अचार का परिरक्षक मतलब लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सके। तो अचार में परिरक्षक के रूप में यदि बात करें कि उसका उपचयन नहीं हो, वो खराब नहीं हो, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सिरके का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। उसके बाद में जो आपका शुद्ध एथेनॉइक अम्ल होता है, उसका जो गलनांक की बात करते हैं, गलनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर ठोस किस में बदलता है? द्रव्य में। उसका गलनांक का मान होता है 290 केल्विन। कितना होता है? 290 केल्विन। यदि मान आप सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हो तो इसमें से 273 घटा लो। 273 घटाओगे तो आपका सेंटीग्रेड में मान आ जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में अपना है कि एथेनॉइक अम्ल का क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक दे रखा है आपका 391 केल्विन दे रखा है। कितना दे रखा है? 391 केल्विन दे रखा है। क्वथनांक एक ताप होता है जो द्रव्य को किस में बदलता है? गैस में। वह ताप जिस पर कोई द्रव्य किस में बदलता है? गैस में। वह उस पदार्थ का जो ताप होता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है आपका। किसका? एथेनॉइक अम्ल का क्वथनांक का मान दे रखा है 391 केल्विन। यदि आप ये मान सेंटीग्रेड में निकालना चाहते हो, आपकी इच्छा होगी सेंटीग्रेड में निकालूंगा, तो आपका मान आ जाएगा 118 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि 391 में से आपको 273 घटाने पर आपका मान कितना आएगा? 118 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इस मान को 290 केल्विन को आप यदि सेंटीग्रेड में बदलना चाहते हो, क्योंकि ताप का मात्रक सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन भी होता है, केल्विन से सेंटीग्रेड आप बदलना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 273 घटाओगे। अब यदि सेंटीग्रेड को आप केल्विन में चेंज कर रहे हो तो उस मान में 273 ऐड कर दोगे। वो तो नॉर्मल है, आप लोग छोटी क्लास में भी आ रखे हैं। उसके बाद में एथेनॉइक अम्ल शीत ऋतु में, सर्दियों की ऋतु में जम जाता है। जमता है इसीलिए उसका गलनांक होता है, क्योंकि गलनांक में ठोस को द्रव्य में बदलना पड़ता है।
आप सोचोगे सर अम्ल है, फिर उसका गलना कैसे होगा, क्वथनांक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दी को जो ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु में जो आपका एसिटिक अम्ल होता है वो जम जाता है, इसीलिए तो उसके गलना का मान 17 डिग्री सेंटीग्रेड या 290 केल्विन होता है। तो ये हो गया आपके गुणधर्म मैंने बता दिए। एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जो अपना एथेनॉइक एसिटिक अम्ल होता है, एथेनॉइक अम्ल होता है, उसका जो 3-4% विलयन होता है उसको क्या कहा जाता है, अपना उसे सिरका कहते हैं। सिरके का उपयोग आचार परिरक्षक के रूप में अपने को मैंने बता दिया हम लोग काम में लेते हैं। गलनांक आपका 290 केल्विन होता है, क्वथनांक आपका 391 केल्विन होता है, और लास्ट मैंने आपको बता दिया जो है अपना एसिटिक अम्ल होता है वो सर्दियों में या शीत ऋतु में जम जाता है। ये आया इसके गुण धर्म, नॉर्मल सामान्य गुण अपने को पता होना चाहिए। गलनांक कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, खुद की क्या विशेषता होती है, वो मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं देख लेते हैं। एथेनॉइक अम्ल किस किस के साथ में अभिक्रिया करता है, किस किस का निर्माण होता है, क्या क्या बनता है, तो देख लो। इसकी अभिक्रिया नंबर 1 है एथेनॉइक अम्ल की अपनी हेडिंग है। एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया पहली है एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया जिसमें एस्टीकरण नाम देखते आपको सीधा बता देना जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। अब एस्टर का फॉर्मूला पूछे हैं किस प्रकार लिखना है आपको, RC+O जहां पर R आपका एल्किल समूह है, जहां पर हाइड्रोकार्बन की कोई भी श्रृंखला, छोटी श्रृंखला भी हो सकती है, बड़ी श्रृंखला भी हो सकती है। यहाँ पर आप CH3 लिखते हो, CH3 C+O CH3 हो जाएगा। एथिल CH3 मेथिल हो गया, एथिल लिखोगे CH3 CH2 हो जाएगा। तो एस्टीकरण अभिक्रिया मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एथेनॉइक अम्ल की आपको अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक के रूप में भी हम अम्ल काम ले रहे हैं, क्या हो सकता है वो HCl अम्ल हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ करते हैं। एथेनॉल एसिटिक अम्ल का तो एथेनॉइक एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला होता है CH3 COOH होता है, और एथेनॉल का फॉर्मूला आपको होता है CH3 CH2OH होता है। ये होता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH लिख सकते हैं। से करने पर किसका निर्माण होता है, एक तो आपका एस्टर बनता है, एक आपका जल बनता है। एस्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप हम बात कर रहे हैं एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो एथेनॉइक अम्ल से अपना एस्टर बन रहा है। तो कैसे बनेगा, एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक के साथ, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ करते हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करनी है, एथेनॉल के साथ किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो आपका एक तो बनता है एस्टर, और एस्टर के साथ किसका निर्माण होता है, जल का। तो ये आप देख सकते हो, ये अभिक्रिया इसके अंदर दे रखिए CH3COOH, ये सूत्र है आपका एसिटिक अम्ल का। उसके बाद C2H5OH, ये सूत्र आपका एथेनॉल का। इसके साथ करते हैं आगे आपके CH3 COO C2H5, और उसके साथ में H2O जल दे रखा है। तो ये अभिक्रिया मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखो ये अभिक्रिया आपको दे रखी है। आपको पता होगा कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल हो गया। एथेनॉइक अम्ल की आपको अभिक्रिया किसके साथ करनी है, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये हो गया आपका एथेनॉल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया आपको एथेनॉल के साथ करना है, उत्प्रेरक के रूप में आपको अम्ल लेना है। अम्ल कौन सा भी हो सकता है, HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। उसकी उपस्थिति में बनाते हैं आपको एस्टर का निर्माण होगा। एस्टर का जो फॉर्मूला होगा इस प्रकार हो जाएगा अपना एस्टर CH3 C+O और C2 और H5 होगा, या C2H5 लिख सकते हैं, या इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो CH3 C+O और प्लस नहीं है, सीधा निशान है O CH2 और CH3, इस प्रकार होगा। इन दोनों में से कोई भी काम, ये भी काम ले सकते हो और ये भी काम ले सकते हो। इसके साथ में अपना जल बनेगा आपका H2O। ये आपकी अभिक्रिया है। इसमें आप देख सकते हो ये वाली जो आपको अभिक्रिया दिखाई दे रही है ना, ये आपको अभिक्रिया, जैसे इससे ये अभिक्रिया बनी कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। ये टूटता किस प्रकार है, टूटता है देखो, जैसे ये यहाँ से H टूटता है अपना प्लस में, और यहाँ से ये टूटता है OH माइनस में। ये H+OH माइनस ये निर्माण कर लेता है जल का, H2O का। और बाकी देखो CH3, ये रहा CH3, ये C कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, एक ये हो गया नीचे जुड़ गया डबल बंध के साथ में, और एक हो गया आपका सिंगल बंध, क्योंकि कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। और वापस आगे मैंने
ये जोड़ दिया C2H5 यहाँ पर चला जाएगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये इधर प्लस में, प्लस वाला चला जाएगा माइनस वाला, माइनस वाला जाएगा प्लस वाला। इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ करते हैं किसी अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आपका निर्माण किसका होता है? आपका निर्माण होता है एस्टर का। एस्टर का, ये आपका एस्टर का फॉर्मूला है, ये CH3C11O2H5, जिसको CH2CH3 भी लिख सकते हैं, इसके साथ में जल का निर्माण H2 हो गया। आगे देखो सेकंड अभिक्रिया एस्टीकरण अपनी हो गई। इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो आपका जो निर्माण में एस्टर है, उस एस्टर का उपयोग किसके अंदर होता है? एस्टर होता है वो इत्र बनाने में, जो सेंट होता है उसमें, और स्वाद उत्पन्न करने वाले कार्य के रूप में दिया जाता है। दो मैंने जो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल द्वारा जो आपका उत्पाद बना है एस्टर, उसका उपयोग किसमें होता है? इत्र का अम्ल होता है, जो सेंट आप लगाते हो उसमें मान लो, या जो स्वाद उत्पन्न करने वाले जितने भी कार्य होते हैं उनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? एस्टर का। 2 नंबर है आपकी एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ। एथेनॉइक अम्ल आप जानते हो जिसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, उसकी अभिक्रिया आपको सार के साथ करनी है। तो देखो भाई, आप उसी अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करने पर एक तो लवण बनेगा और एक क्या बनेगा? जल। तो एथेनॉइक अम्ल है, सार में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो लवण के रूप में सोडियम एसीटेट और जल का निर्माण होता है। ये आपकी भाषा है, देख लो कि एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला आपको आता होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर सोडियम, नाम या गलत हो गया, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, एसीटेट, सोडियम एसीटेट है वह, सोडियम एसीटेट में जल का निर्माण होता है, एक स्टेट में एसीटेट। तो हमने एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर सोडियम एसीटेट में जल का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको समीकरण ये दे रखी है नीचे, मैं और बता दूंगा किस प्रकार होगी। देखो समीकरण होगी आपकी, देखो CH3COOH, ये होगी आपकी किसकी? ये होगी आपकी समीकरण, ये आपको सूत्र हो गया एसिटिक अम्ल का। इसके अभिक्रिया किसके साथ करनी? सार Na और उसका NaOH के साथ। अब टूटेगा कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपका प्लस में टूटेगा, ये आपका किस में टूटेगा? माइनस में। सार को तोड़ेंगे, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा माइनस के पास, ये प्लस और ये माइनस। आपको पता है H प्लस OH माइनस, जल का निर्माण H2 हो जाएगा। और बाकी फॉर्मूला बचा के वो लिख देते हैं CH3COO, और यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा आके Na जुड़ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है CH3COONA, ये है, आप इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या हो गया? सोडियम एसीटेट। तो आपकी अभिक्रिया होगी कि एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया किसी सार के साथ, एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया किसी सार के साथ करने पर सोडियम एसीटेट व जल का निर्माण होता है। ये आपकी समीकरण आएगी, देख सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समीकरण। तीसरी आपकी एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो तो सेम ही है दोनों। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की बात कर लो, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लो। किसी धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं तो एक आपका लवण बनता है, एक जल बनता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोल, इसमें भाषा हो जाएगी अपनी, एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पर लवण के रूप में बनेगा सोडियम एसीटेट, और जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये आपकी भाषा है। भाषा देख लो, आप हेडिंग क्या है? एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो भाषा दोनों के लिए सेम ही है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हो। तो एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करने पर एक तो सोडियम एसीटेट बनेगा अपना लवण के रूप में, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। मैंने आपको बता दिया, किसी धातु कार्बोनेट के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लवण के रूप में सोडियम एसीटेट बनेगा। देख लेते हैं दोनों की अलग अलग अभिक्रिया। पहले हम बात कर लेते हैं एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ। दो है, एक आपकी पहली होगी सोडियम कार्बोनेट, दूसरी हो जाएगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल का आपको फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? CH3COOH होता है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका Na2 क्या होता है? CO3 होता है। इसमें मैंने बता दी सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखे हैं। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है आपका CH3COO और Na हो गया, ये बन जाएगा एक, तो एक आपकी बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक आपका बन जाएगा जल का अणु H2।
समीकरण को संतुलित करना है तो दोनों तरफ अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर अनुमान या हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम लोग संतुलित कर सकते हैं। ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, आगे आपका सोडियम एसिटेट लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसके साथ में क्या बन गया, जल बन गया। अगली इसमें नीचे वाला देख लेते हैं। अगली है नीचे वाली आपकी एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर देते हैं। देखो एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो ये लो आपका एसिटिक अम्ल एथेनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या, CH3COOH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3। लवण के रूप में आपका सोडियम एसिटेट बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अपना CH3COOH Na हो गया, ये आपका लवण बन गया। उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 और जल का सूत्र होता है आपका H2O। ये दोनों तरफ आपके रासायनिक समीकरण संतुलित है, संतुलित नहीं है तो उसे हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित कर सकते हैं। ये होगी आपकी तीनों अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया भी होगी। उसके बाद एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया सार के साथ करेंगे, सार के साथ करते हैं सोडियम एसिटेट का निर्माण होता है। उसके बाद में दो अभिक्रिया एक साथ में धातु कार्बोनेट के साथ करते हैं, तो सोडियम एसिटेट लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो भी लवण के रूप में सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ये इसके उपयोग की बात करते थे, दो तीन उपयोग हैं, तो देख लो एथेनिक अम्ल के उपयोग की बात करते हैं। क्या क्या उपयोग हैं, तो उपयोग के रूप में एथेनिक अम्ल है, उसका उपयोग रंग, रेयोन, प्लास्टिक, रबड़ और रेशम उद्योग के अंदर, जितने भी उद्योग हैं, रंग की बात करो, रेयोन की बात करो, प्लास्टिक की बात करो, रबड़ की बात करो, रेशम की बात करो, उन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इनमें दो तीन नाम भी काम ले सकता है, रंग काम ले लिया, रेयोन ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, रबड़ ले लिया, अलग अलग भी बोल सकते हैं। रंग उद्योग में एथेनिक अम्ल का उपयोग होता है, रेयोन उद्योग में होता है, प्लास्टिक उद्योग में होता है, रबड़ उद्योग में होता है, रेशम उद्योग में ये प्रयोग काम आता है, थोड़ा प्रोडक्ट के रूप में अपना काम आता है। दूसरा हो गया, इसे सिरका और अचार के रूप में भी इस प्रयोग में लिया जाता है। सिरका मैंने बता दिया, सिरके में अपना एसिटिक अम्ल होता है, तो सिरके और अचार को अचार में परिरक्षक के रूप में अपना ये काम आता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगला एक और देख लो, एक उपयोग है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा उपयोग है ये इसे सफेदा, जिसको दूसरा व्हाइट लीड भी बोलते हैं। सफेदा आप जानते ही होंगे, आपके घरों में करते ही हैं, सफेदी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सफेदी इसे सफेदा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सफेद उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, PbCO3 PbCO3.Pb। ये लो, इसका नाम बोलेंगे तो ये Pb को मतलब लेड होता है, लेड कार्बोनेट है, और इसका नाम हो जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड। और अणुओं की संख्या आपकी 2 दे रखी है, इस प्रकार है। भाई नाम क्या है, Pb मतलब लेड शीशा बोलते हैं, लेड कार्बोनेट, और इसका नाम हो गया लेड हाइड्रोक्साइड। और ये इसे सफेदा बोलते हैं। इसका उपयोग है किसके अंदर किया जाता है, सफेदा बनाने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल या एथेनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। उपयोग तो ऊपर भी बोलते हैं, लेकिन ये भी आपको सूत्र याद नहीं हो सीधा बता सकते हैं। इसका उपयोग सफेदा बनाने के लिए किया जाता है। उसका फॉर्मूला पूछे PbCO3.PbOH2 मतलब लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड। तो ये थे अपने एथेनिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनिक अम्ल की अभिक्रियाएं, एस्टीकरण सार के साथ, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के, और उसके बाद एथेनिक अम्ल के या एसिटिक अम्ल के उपयोग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।